क्या हमने कुछ चीजें वापस देखी थी, सीखी थी हमने. नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मसल्स. मसल्स को लेके हम यहाँ पे एडिशन दो तीन चीजें हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, देन वी कैन सी द योर पर्टिकुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, फिर हम वहाँ पे देखते हैं. तो मसल को लेके मसल कॉन्ट्रेक्शन तो आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है. नाउ यू नो व्हाट यू फाइंड इन द मसल, क्या मसल कॉन्ट्रेक्शन में किया जाता है. मुझे अब यहाँ पे ये बताओ कि आपका जो सार्कोप्लाज्म होगा, सार्कोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने के लिए आपको मिल जाएगा. व्हाट डू गेट टू सी इन सार्कोप्लाज्म. हैंड रेज करके बताओ आपको सार्कोप्लाज्म जो आपका होता है मसल फाइबर के अंदर, उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है. क्वेश्चन आई होप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है दैट यू हैव अ मसल फाइबर, मसल सेल, उसके अंदर यू विल हैव द सार्कोप्लाज्म. आपको मुझे ये बताना है कि सार्कोप्लाज्म के अंदर एक्चुअली में होता क्या है. बस अभिषेक, उसको ही याद आएगा. उसको याद नहीं रहा. मुस्कान कुमारी बताइए. सर उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस होता है और मायोफाइब्रिल होता है. और कुछ और उसके अलावा और क्या मिल सकता है मुझे वहां पे. बताइए चेतना, और क्या मिल सकता है मुझे वहां पे. सब प्रोटीन जो अटैच करता है मायोफिब्रिल को. ठीक है, मायोफाइब्रिल में सब कुछ आ गया वो, ठीक है. एनीथिंग एल्स. देयर इज समथिंग नोन एज योर मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन आपको वहां पे मिल जाएगा. एंड दिस मायोग्लोबिन इज समथिंग व्हिच विल बी प्लेइंग अ रोल इन लाइक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेगा आपका यहाँ पे. तो ये याद रखना आपका. यहाँ पे मायोग्लोबिन होता है आपका. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यहाँ पे होता है. माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको मिलेगा यहाँ पे. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू विल गेट टू सी ओवर देयर. तो ये कुछ चीजें आपको वहाँ पे मिलती है देखने के लिए. ठीक है. मसल कॉन्ट्रेक्शन सबको बहुत सही से याद होना चाहिए. यू शुड वेरी क्लियरली नो कि जब मसल कॉन्ट्रेक्शन आपका हो रहा है, ए बैंड कैसे चेंज होगा, आई बैंड कैसे आपका चेंज होगा. दीज आर द फ्यू थिंग्स शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसको लेके आप गड़बड़ नहीं कर सकते. अगर इसमें अगर आप कोई गड़बड़ करते हो देन आपका वहां पे आपका मार्क्स जाएगा, आपका वहां पे क्वेश्चन खराब होगा सीधे तरीके से. सो यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर विद व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. राइट, चलो. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि असाइनमेंट भी आप सॉल्व करके शेयर करो. सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द टॉपिक एज वेल. सो जिनके असाइनमेंट करने बाकी है, आई थिंक कुछ लोगों ने यहाँ पे कर दिया, जैसे अभिषेक, प्रिंस, और कुछ बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया. सो बाकी लोग भी असाइनमेंट शेयर करिए सो दैट यू कैन remember all those things what we are doing. Chalo, let me start the screen share. All right, so in the last class we have discussed something in terms of कि मेरे यहाँ पे हार्मोन्स कैसे बोन के हेल्थ को रेगुलेट करते हैं. यहाँ पे आपका पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड से जो आपका पैराथायराइड हार्मोन आपके यहाँ पे आता है, किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर वो आपके लाइक निकाल के लगे, इट इज गोइंग टू टेक आउट योर पर्टिकुलर कैल्शियम आयन एज पर द रिक्वायरमेंट. तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपके ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, देन वो टाइम पे पैराथायराइड ग्लैंड आपका पीटीएच रिलीज करेगा और ये पीटीएच आपके आपके कैल्शियम आयंस को बाहर निकलेगा आपके बोन्स में से. दिस इज व्हाट योर पीटीएच इज बीन नोन फॉर. ये चीज के लिए यहाँ पे ये जाना जाता है और ये चीज वो यहाँ पे आके आपकी ये करेगा. उसी तरीके से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ द सेम पीटीएच इज समथिंग, अगर वो एक्सेस में आ रहा है, अगर वो हद से ज्यादा अगर आपके यहाँ पे आ रहा है, देन वो हद से ज्यादा पीटीएच आके आपका कैल्शियम आयंस को यहाँ से निकालना चालू करेगा एंड दैट विल लीड टू अ डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स. अगर ऐसा होता है बहुत ज्यादा, देन दैट विल लीड टू अ थिनिंग ऑफ द बोन्स और उससे आपको यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस. सो दैट विल लीड टू अ कंडीशन ऑफ योर ऑस्टियोपोरोसिस आपका यहाँ पे हो सकता है. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. दीज आर द फ्यू थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. और ये भी बोला था आपको यहाँ पे कि एस्ट्रोजन इन द फीमेल विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द बोन हेल्थ. नाउ अब हम यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं विच आर अगेन रिलेटेड टू योर मसल्स. तो मसल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक दो चीज हम यहाँ पे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो अगर मैं मसल्स की बात करता हूँ, देन मसल्स आर गोइंग टू बी ऑफ माय लाइक टू टाइप्स. यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स. तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मेरे रेड मसल्स यहाँ पे क्या होती है. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर माय रेड मसल्स. तो आपके बॉडी के अंदर मसल्स आपको दो कलर की आपको मिल जाती है, रेड एंड व्हाइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेड मसल्स. रेड मसल्स रेड इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. They will have high amount of
मायोग्लोबिन। अब रेड मसल्स के अंदर आपका होता है हाई अमाउंट मायोग्लोबिन, और क्योंकि मायोग्लोबिन आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में आपको मिल जाता है यहाँ पे, दैट इज व्हाई रेड मसल्स अपीयर रेड इन कलर। इसलिए ये मसल्स आपकी रेड कलर की आपको यहाँ पे अपीयर करती है। ओके, इनके पास मायोग्लोबिन तो ज्यादा होता ही है, बट अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो हैव अ हाई अमाउंट ऑफ योर mitochondria. So they also have a high amount of, will also have high amount of mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके पास काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है। तो यार रखना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे अमाउंट में है आपका यहाँ पे, देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करा सकते हो और काफी लंबे टाइम के लिए करा सकते हो। तो ये दो चीजें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, दे विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे वो दिख जाएंगे। तीसरी चीज याद रखना, दैट दे विल हैव लेस अमाउंट ऑफ, दे विल हैव less amount of sarcoplasmic reticulum. So they will have less amount of SER. तो sarcoplasmic reticulum जो आपका होता है वो यहाँ पे आपको कम मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद याद रखना कि ये जो मेरे यहाँ पे मसल्स होते हैं, they tend to carry out contraction at a slower rate. So they show slow rate of contraction. तो आपको ये बात भी याद रखनी है that red muscles are known to carry out my slow rate of contraction. So they show the slow rate of muscular contraction, slow rate of muscular contraction. तो बेसिकली यहाँ पे जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे होगा तो काफी स्लो रेट पे होगा, या रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो आपके यहाँ पे होगा वो काफी स्लो होगा यहाँ पे। अब ये जो मेरे मसल्स है ना, रेड मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द डे। ये मतलब पूरा दिन आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये काफी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अब क्योंकि इन्हें पूरा टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दे विल ऑलवेज रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दे विल आल्सो रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बिना ऑक्सीजन के आप अपना लाइक एटीपी बना नहीं सकते। सो इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो मेरे मसल्स होते हैं ये लाइक पूरा दिन आपके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दीज आर द मसल्स व्हिच शो वेरी स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो मसल्स आपके यहाँ पे है, इनके अंदर आपको मिलता है हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। अब आप ये बात याद रखो, अगर आपका मायोग्लोबिन इन मसल्स के अंदर ज्यादा है, इफ यू हैपन टू कम अक्रॉस अ मायोग्लोबिन जो आपका काफी ज्यादा है इस मसल्स के अंदर, देन आप समझ जाना दैट दीज मसल्स कैन ऑलवेज कैरी आउट माय एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मसल्स हमेशा करेंगे मेरे यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे मसल्स यहाँ पे कर रहे मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको याद रखना है कि ये एरोबिक क्यों कर पा रहे हैं। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है बेटा आपका जब आपके पास होता है काफी ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और आपको इन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी आपको नहीं मिलेगी। यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपके पास से यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मायोग्लोबिन। आप जानते हो अगर आपके पास मायोग्लोबिन काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को लेके आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि आपके मसल्स आपके स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी ये एक प्रेशर नहीं आता, आप भी आराम से ऑक्सीजन ले रहे हो अपनी, और वो ऑक्सीजन आपकी इस्तेमाल की जा सकती है इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। याद रखना, रेड मसल्स विल ऑलवेज शो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ O2, और ये सब आपका होता है O2 की प्रेजेंस में। दिस एरोबिक रेस्पिरेशन विल ऑलवेज हैव इन द प्रेजेंस ऑफ द O2, राइट। और ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द मायोग्लोबिन। अब आप एक और बात याद रखो कि अगर आपका यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, तो आपके यहाँ पे एटीपीज भी काफी अच्छे बन के आपको मिल जाएंगे। तो याद रखना, जब मैं कह रहा हूँ दैट यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इटसेल्फ मींस यहाँ पे एटीपी की कमी भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको मायोग्लोबिन की कमी आपके पास यहाँ पे नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी कोई नहीं मिलेगी, ना ही आपके यहाँ पे एटीपी की कमी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एटीपी भी काफी है एंड ऑक्सीजन भी काफी है यहाँ पे, देन श्योरली इन मसल्स को मैं पूरा दिन कॉन्ट्रैक्ट करा सकता हूँ, एंड दे कैन शो अ स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द डे। तो इसका अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ, देन एग्जांपल हियर इज गोइंग टू बी योर मसल्स ऑफ द बैक। आपकी जो कमर के जो बैक के जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ रेड मसल्स। सो बेसिकली एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द बैक, एक्सटेंसर muscles of back are the examples of my red muscles. They are the example of red muscle. आप इमेजिन करो, आप सब मेरा लेक्चर बैठ के देख रहे हो, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ सब लोग बैठ के लेक्चर देख रहे हैं। तो अगर आप बैठ के यहाँ पे लेक्चर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देन आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है,
योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग राइट नाउ, ठीक है, और मसल्स अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट करिए बट वो आपके लिए ऊपर ज्यादा कोई प्रेशर वहां पे क्रिएट नहीं कर रहा, राइट, इट्स नॉट लाइक दिस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग हो रहा है, एक आपका स्लो तरीके से आपका मसल्स का वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय रेड मसल्स। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो आपका होता है आपका स्लो रेट पे होता है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऑक्सीजन भी यूज करेंगे, they can make good amount of ATPs and it is not very something which is happening rapidly, तो ये प्रेशर भी क्रिएट नहीं करता मसल के ऊपर। So this kind of muscles over there are called as my red muscles। जो लोग बैठ के नहीं देख रहे वो खड़े होके लाइक जो बैठ जाइए इन केस, ये भी होता है कई बार बेटा ऑनलाइन क्लास में बच्चे आराम से लेट के देख रहे होते हैं लेक्चर, या लेक्चर कहीं और चल रहा होता है, बच्चे कहीं और लेटे हुए होते हैं। So I hope that is not the case with all of you। तुम लोग सोच रहे होंगे सर हमारे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी सर, नहीं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करिए ना हमारे न्यूरॉन्स अभी कोई काम कर रहे फिर, डोंट डू दैट। चल रही है, ठीक है चलो, तो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड, दैट इज ऑल अबाउट माय रेड मसल्स ओवर देयर, ठीक है। तो रेड मसल को लेके आप इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अगली चीज आपको याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट मसल्स। अगली चीज जो आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाइट मसल्स। अब जब मैं व्हाइट मसल्स की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सो दे आर बेसिकली व्हाइट इन कलर। व्हाइट मसल्स आपके यहाँ पे होते हैं आपके व्हाइट कलर के। अब इनके अंदर आपको व्हाइट कलर इसलिए मिलता है बिकॉज दे हैव अ लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, सो दे विल हैव लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको काफी लेस अमाउंट में आपको मायोग्लोबिन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मायोग्लोबिन तो आपके यहाँ पे कम है ही यहाँ पे, बट यू विल ऑल्सो हैव अ लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे समझ पाओगे कि अगर यहाँ पे मायोग्लोबिन कम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। अगर मायोग्लोबिन मेरा यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन भी मुझे कुछ यहाँ पे ज्यादा मिलेगा नहीं, तो देयर इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। तो इसके वजह हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि आपका मायोग्लोबिन कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एंड यू ऑल्सो हैव हाई अमाउंट ऑफ SCR। तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अपोजिट टू योर रेड मसल्स। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट यहाँ पे आपका होता है ज्यादा, और ये जो मेरे मसल्स होते हैं दे शो फास्टर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो आपको यहाँ पे होगा वो आपका काफी तेजी से होगा, सो दे विल हैव अ फास्टर रेट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दे विल हैव अ फास्टर रेट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब याद रखना कि अगर आपके यहाँ पे फास्टर रेट में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, और अगर आपके पास ऑक्सीजन इतना सप्लाई आप नहीं कर सकते यहाँ पे जितना चाहिए, सो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जो यहाँ पे हो रहा होगा ना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाइट मसल में रेस्पिरेशन कैसा हो रहा होता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन द व्हाइट मसल इज गोइंग टू बी अ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बात याद रखना, इट विल शो द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब आपका यहाँ पे हो रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप ये बात दिमाग बिठा लो कि दिस मींस यू विल हैव लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द व्हाइट मसल्स। और समझ में आती है बात कि अगर मायोग्लोबिन अगर आपके यहाँ पे कम है, अगर आपके यहाँ पे रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, देन ऑक्सीजन आपको यहाँ पे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए। सो इट विल शो द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी में वो आपका हो रहा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका आ जाएगा द मसल्स ऑफ द आई बॉल। सो योर मसल्स ऑफ द आई बॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ माई व्हाइट मसल्स। Muscles of eyeball are the example of my white muscles which contract rapidly। यहाँ पे आपका faster rate पे आपका contraction आपके यहाँ पे होगा, and they are going to show anaerobic respiration। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। आपके सामने ये दो टर्म्स को लेकर सवाल आ सकते हैं। अगर आपको एक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया हो ना, अगर आपको रेड मसल अगर आपको क्लियरली समझ आ गया हो, उसका कंप्लीटली अपोजिट है आपका व्हाइट मसल। आपको व्हाइट मसल को अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जानते हो कि रेड मसल में यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, व्हाइट मसल में ऑटोमेटिकली आपका मायोग्लोबिन का अमाउंट आपके यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो इफ यू इवन रिमेंबर द रेड मसल थरली,
आपको व्हाइट मसल अपना अपने आप ही आपको वहां पे याद हो जाएगा, याद आपको वहां पे रह जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द रेड एंड व्हाइट मसल. इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया गया था जब लोग स्टडी कर रहे थे माइग्रेटरी बर्ड्स को. सो माइग्रेटरी बर्ड्स में क्या होता है, यू नो दैट कि उनको काफी दिनों तक उड़ना पड़ता है. दे फ्लाई फॉर सेवरल नंबर ऑफ मंथ्स, लाइक आई वोंट से मंथ्स, फॉर सेवरल डेज, बिना खाना पानी के वो लोग उड़ते हैं हवा में. सो लोग जानना चाहते थे कि इनके मसल्स कैसे हैं, इनके मसल बिना फटीग हुए इतने लंबे टाइम तक कैसे काम कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज दैट मसल्स आपके दो टाइप के होते हैं, या रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स. एंड व्हाइट रेड मसल्स काफी आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन मेक यू डू द थिंग्स. वही मसल्स आपको इनके विंग्स में भी आपको मिलेंगे देखने के लिए. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द रेड मसल्स एंड द व्हाइट मसल्स. तो ये दो चीजें आपको सबको यहाँ पे रखनी है याद. अब पहले ये बता दो, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस Yes. यस सर. यस सर. कोई अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता देना. कोई दिक्कत नहीं आ रही? दिक्कत तो कहाँ ही आती है आप लोगों को. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. अब आप एक और स्टोरी को आप यहाँ पे समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर स्टोरी ओवर हियर. सी, काम करते उसको निकाल लेता हूँ. अज्यूम दैट आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है. अज्यूम कर दे कि आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है. समझो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, समझो आप पुशअप्स लगा रहे हो, राइट. सो यू हैव अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, आपका आपके मसल में आपका हो रहा है वहां पे. अब जब आप पुशअप्स लगाना चालू करते हो या जैसे आप एक्सरसाइज चालू करते हो तो इनिशियली तो आप लगा लोगे 10 15 20 पुशअप्स आपके यहाँ पे लग जाएंगे. सो डूइंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो स्टार्टिंग में आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन जब आपका यहाँ पे हो रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर कंज्यूमिंग द O2 मॉलिक्यूल्स. आपका O2 आपका एबंडेंट है, सो O2 इज अवेलेबल. जब आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू करते हो तब तो आपके पास O2 आपके पास अच्छा खासा वहां पे अवेलेबल है. तो अगर आपके पास O2 आपके पास वहां पे अवेलेबल है, so what will happen, that will lead to a aerobic respiration. So that will lead to a aerobic respiration. अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चल सकता. सिंपल सी बात है ना. आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप जिम में जाके, जब कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करता है तो बेसिकली पहले एक्सरसाइज का सेट लगाएगा, वो एक सेट लगाएगा, फिर वो ब्रेक लेगा 30 सेकंड्स का, 1 मिनट का वो ब्रेक लेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट द अनदर सेट. अगेन इट विल टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकंड्स एंड 1 मिनट, एंड अगेन इट विल स्टार्ट द अनदर सेट. तो वो ब्रेक क्यों ले रहे हो आप? ब्रेक इसलिए ले रहे हो ताकि आप ऑक्सीजन को इकट्ठा करो एंड देन यू कैन हैव सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू अगेन डू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट. तो जब आप समझो भागना चालू करते हो तो इनिशियली तो आप भाग लोगे, पहले 30-40 सेकंड आप भाग लोगे अच्छे से. उसके बाद आपका भागना कम हो जाएगा एंड देन यू विल स्टॉप रनिंग. Why you have stopped running? Because you no longer have oxygen in the muscles. आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है एंड अब आपको वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे नहीं हो रहा. जब तक आपके पास ऑक्सीजन है तब तक आपके मसल करते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और जैसे ही आपका एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है तो आपको मिलता है आपका वहां पे एटीपी. आपने पढ़ी है ये बात इन द रेस्पिरेशन प्लांट्स वाले चैप्टर में कि आपको मिलता है बहुत सारा एटीपी, और जब तक आपके पास एटीपी है तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका पे हो पाएगा, राइट. अब हो क्या रहा है आपका यहाँ पे कि ये तो आपका हो गया स्टार्टिंग का पार्ट. दिस इज द इनिशिएटिंग पार्ट. दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग विद यू इनिशियली. ये आपकी इनिशियल वाली कंडीशन है. अगर आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आप करते हो थोड़ा और लंबे टाइम के लिए, राइट, इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, देन व्हाट विल हैपन. तो अभी तो आपका यहाँ पे हो रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एक टाइम के बाद आपका क्या होगा, इट विल स्विच बैक टू योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. स्टार्टिंग में जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा देन यू कैन हैव अ एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया देन यू विल हैव द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे होता कब है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे कब होगा? सो दिस विल बी हैपनिंग व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ ऑक्सीजन. दिस विल ऑल बी हैपनिंग व्हेन यू हैव अ O2 is unavailable. O2 is unavailable. अब यहाँ पे होता क्या है? अगर आपके पास O2 यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, so that means now you are having the concern of my, like आपका रेस्पिरेशन हो रहा है but it is happening only my anaerobic respiration. अब आप में से कोई मुझे बताइए कि अगर आपके मसल सेल के अंदर, मसल सेल या किसी सेल के अंदर अगर आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कितने एटीपी आपको बन के मिलता है वहां पे? हाउ मच एटीपी यू गेट ओवर देयर? 2. 2 ATP.
सिर्फ 2 एटीपी आपको यहाँ पे मिलते हैं, और उसके ही कंपेयर में जब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होता हूँ तो मुझे कितने एटीपी यहाँ पे मिल जाते हैं? 36, राइट, 38, बिल्कुल सही रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। तो आप देख लो यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे 2 एटीपी में यहाँ पे मिल जाए तो कहाँ से मेरे मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक मेरे मसल्स उतने स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जैसे उन्हें करना चाहिए। आप भाग लोगे ना, लाइक यू वोंट बी रनिंग द वे यू वर रनिंग इनिशियली, यू विल बी ड्रैगिंग योरसेल्फ, तुम बस ड्रैग करोगे अपने आप को वहां पे, बिकॉज अब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज यू आर हैविंग द O2 इज नॉट रियली अवेलेबल ओवर देयर। इतनी बातें पहले आपको यहाँ पे समझनी है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में जब आप कुछ चार्ज स्टार्ट करते हो आपके पास O2 होता है तो आपका हो जाता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से, एंड योर मसल सेल आर डूइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, द मसल विल जंप ऑन टू योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये टाइम पे आपके एटीपी आपके कम बनेंगे। क्या इतनी बात पहले आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हो अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देन आपके मसल्स में एक चीज इकट्ठा होना चालू करेगी, एंड दैट इज योर लैक्टिक एसिड। One thing will start accumulating inside your body in your muscles, and that is my lactic acid. तो लैक्टिक एसिड आपका यहाँ पे इकट्ठा होना चालू होता है। ये बात अगर आप याद करोगे ना, जब हमने पढ़ा था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी सेल के अंदर व्हेन यू अंडरटेक द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स, यू विल फाइंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हैपेंस। आपका पायरुवेट डायरेक्टली आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द लैक्टिक एसिड, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द मसल्स। अब जब आप यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना, अब लैक्टिक एसिड हमारे लिए तो ठीक है, हम उसे कैसे मैनेज करते हैं वो बड़ा लाइक इट्स अ वे थ्रू विच हमारी बॉडी उसे मैनेज कर लेती है। हमारी बॉडी को इतना प्रॉब्लम नहीं आता लैक्टिक एसिड से। हाँ, लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फटीग। लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल फटीग के लिए, बट उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर मैं सेम चीज बात करूं क्रोकोडाइल के कॉन्टेक्स्ट में, ये बात किसको मालूम है? क्रोकोडाइल और लैक्टिक एसिड का स्टोरी मालूम है किसी को? एनीवन? ठीक है। सो क्रोकोडाइल के साथ क्या होता है ना यहाँ पे कि क्रोकोडाइल जो आपका होता है, अगर आप कभी नोटिस करोगे, समझो आप जू में काम कर रहे हो, अगर आपको क्रोकोडाइल को पानी के बाहर निकालना है, राइट, तो सिंपल सी बात है, लाइक वो गाय नहीं है कि ऐसे तुम कुछ रोटी दिखाओगे वो दौड़ते हुए बाहर आएगा, राइट। समटाइम यू हैव टू कैच द क्रोकोडाइल, सो यू हैव टू ऐड द रोप्स ओवर देयर, रस्सी डालोगे आप उसके ऊपर, पकड़ोगे, खींच के बाहर निकालोगे, ठीक है। अब जब आप क्रोकोडाइल को ऐसे बाहर निकालते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वो ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड ना हो जाए। अगर आपका क्रोकोडाइल बाहर आपने निकाला, अगर वो बहुत ज्यादा लाइक डेथ रोल करने लगा या फिजिकली वो ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया वहां पे, देन प्रॉब्लम क्या आएगा, उसके बॉडी में बनना चालू करेगा लैक्टिक एसिड, राइट, क्योंकि वो तो ट्राई करेगा ना निकलने का वहां से। आपने जब रोप्स डाले से पड़ेंगे वो तो भागने की कोशिश करेगा, सो इट विल गेट फिजिकली एग्जॉस्टेड। अगर वो ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गया, दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैक्टिक एसिड। और प्रॉब्लम क्या होता है क्रोकोडाइल के साथ कि अगर लैक्टिक एसिड अगर वहां पे आपका बना और ज्यादा बन गया, देन इट कैन गो एंड टारगेट द हार्ट। उसका लैक्टिक एसिड उसके हार्ट को जाके उसकी फंक्शनिंग को बंद करा देगा। सो उसके बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड को उसकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। तो क्रोकोडाइल की बॉडी लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, तो अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया ना, इट कैन गो एंड टारगेट द हार्ट, और फिर आपका क्रोकोडाइल की वहां पे डेथ हो जाएगी। सो रेस्क्यू करने गए थे आप उस क्रोकोडाइल को और हो गया रेस्क्यू, राइट। सो दैट विल इवेंचुअली हैपन ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये जब आप रेस्क्यू करते हो ना एनिमल्स को, तो आपको ये सिखाया जाता है दैट यू हैव टू स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रोकोडाइल, यू हैव टू एंश्योर दैट कि आप ज्यादा उसे रिस्ट्रेन ना करो, मतलब आप ज्यादा उसको लाइक एग्जॉस्टेड ना करो। यू क्विकली कैप्चर द क्रोकोडाइल एंड यू ट्रांसफर द क्रोकोडाइल समवेयर एल्स। ज्यादा अगर आपने उसे फिजिकली एग्जॉस्टेड कर दिया, देन पॉसिबली हो सकता है कि वहां पे डेथ हो जाए, राइट। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब हमारे साथ यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता, इस बात को समझो। लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में यहाँ पे बन चुका है, सर भला करने जाता है राइट। लैक्टिक एसिड आपके यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब देखो आपकी बॉडी यहाँ पे क्या करेगी। This lactic acid which has been formed in the muscles now will get transferred। देखो ये बना आपका कहाँ पे, it has been formed in the muscles। ये बात भूलना मत, ये lactic acid जो मैंने यहाँ पे बोला है, it is all formed in the muscles के अंदर मेरे यहाँ पे बन रहा है। This is getting formed in the muscles। अब ये जो lactic acid मेरे यहाँ पे मसल में बन चुका है, ये मसल से निकलेगा और ये जाएगा आपका लीवर के पास। This will come out from the muscle and it will go towards the liver। ये आपका यहाँ पे जाएगा आपके लिवर के पास।
अब जब मेरा लैक्टिक एसिड यहां से निकल के मेरा जा रहा है लिवर के पास, अब लिवर में जाके यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो लिवर में अगर मेरा लैक्टिक एसिड पहुंच गया ना, सो दिस लैक्टिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन रहे हैं ना, अगर ज्यादा ग्लूकोज यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो इन ग्लूकोज को इस्तेमाल करके आई कैन कीप देम एज अ ग्लाइकोजन इन द लिवर। सो अगर ज्यादा ग्लूकोज यहाँ पे बन रहे हैं, देन दिस ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर ग्लाइकोजन and be kept into the liver. ठीक है, सो लैक्टिक एसिड को हम यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, एंड दैट ग्लूकोज अगर ज्यादा होगा, एक्सेस में अगर होगा, तो उसे हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उन्हें आप स्टोर कर सकते हो। ये तो आप जानते हो, ये बात मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे, यू नो दिस थिंग दैट ग्लाइकोजन कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर एंड ऑल्सो इन द मसल्स। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे क्लियरली जानते हो। अब ये भी याद रखना कि जो हमने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, जो भी हमने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को मैं वापस लेके आऊंगा मसल्स के अंदर। सो जो भी अब मेरा एक्सेस में ग्लूकोज होगा ना, मतलब ग्लूकोज आपने बना लिया, बहुत ज्यादा है तो आप उसको ग्लाइकोजन की तरह रख लो, और कुछ ग्लूकोज को आप वहां से निकालो फ्रॉम द लिवर, एंड नाउ दिस ग्लूकोज विल बी सेंड बैक टुवर्ड्स द मसल्स। इस ग्लूकोज को हम वापस से भेजेंगे हमारे मसल्स की तरफ। अब ये ग्लूकोज जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये आपके मसल्स के अंदर जाएगा, और वहां पे जाके अगेन इट विल स्टार्ट माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारे लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज कर लिया। लैक्टिक एसिड जब मैंने यहाँ पे बना, मैं उसे लिवर पे लेके गया, लिवर पे जाने के बाद मैं उसे कन्वर्ट किया मैंने ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज बनने के बाद उस ग्लूकोज को मैं वापस लेके आऊंगा मसल्स की तरफ, एंड मसल्स की तरफ लाके आई कैन अगेन यूज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है आपके लैक्टिक एसिड को। और अगर ग्लूकोज आपके पास ज्यादा बन रहा है, देन यू कैन ऑलवेज स्टोर द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ माय ग्लाइकोजन। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। और ये जो आपका साइकिल है ना, मसल से लैक्टिक एसिड लिवर के पास गया, लिवर से ग्लूकोज बन के वापस आया मसल के पास, दिस साइकिल हियर इज कॉल्ड एज माय कोरीज साइकिल। इस साइकिल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोरीज साइकिल। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर। इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर हम लोग मसल्स को यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं। मसल्स को हम यहाँ पे लाइक बेसिकली आपका मेटाबोलाइज किया जाएगा, सॉरी लैक्टिक एसिड को इस तरीके से आपका मेटाबोलाइज किया जाएगा। याद रखना, लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फटीग। अगर आपका ज्यादा लैक्टिक एसिड अगर आपके यहाँ पे बन रहा है, देन दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फटीग, मसल फटीग। ये चीज भूलना मत कि लैक्टिक एसिड की वजह से आपका मसल फटीग आपके यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल आपका हो सकता है। कभी अगर ये स्टेटमेंट आ गया आपके सामने, देन स्टेटमेंट समझ के आंसर कर देना। ओके, दिस कैन लीड टू अ फटीग व्हिच इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग योर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो बता दो, क्या कोरिज साइकिल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द कोरिज साइकिल। और अगर समझ नहीं आ रहा, देन पूछ लो। कोई चीज लग रही है कि सर ये टर्म समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो गया पता नहीं चल रहा, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। यू शुड बी वेरी क्लियर विद व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बिकॉज एनिमल फिजियो में आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा जानना आपके लिए यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग एज वेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा देख लिया कोरिज साइकिल क्या होता है। वी हैव अंडरस्टूड व्हाई रेड एंड व्हाइट मसल्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर वेरी प्रिसाइसली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्केलेटल सिस्टम, जहां पे हम बात करेंगे यहाँ पे एज एक्सेल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो आज तो अभी फिलहाल तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा कि लेट्स फोकस ऑन द एक्सेल स्केलेटन, जहां पे आपका आता है स्कल, योर वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब केज will come under this. So axial skeleton में आपकी ये चीज आपके यहाँ पे आ जाती है। We'll have the skull, vertebral column, ribs and sternum. This is what you find coming under the axial skeleton. Appendicular में आपके सारे arms आते हैं. All your arms, all your feet will come under this. Appendicular skeleton में आपके आ जाएगा। ठीक है, चलो। Let's start with my axial skeleton यहाँ पे. Axial skeleton is made of my 80 bones. 80 इतने bones आपको यहाँ पे टोटल आपको मिलते हैं यहाँ पे, राइट। इसमें क्या क्या आपका आ रहा है, आपका यहाँ पे आ रहा है आपका स्कल। अब स्कल को अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो स्कल में आपको दो चीजें याद रखनी है। स्कल विल हैव द क्रेनियल बोन्स, will have the cranial bones and it will have the facial bones.
क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स आपको मिलेगी आपके स्कल के अंदर। क्रेनियल बोन्स आपके यहाँ पे होती है 8, फेशियल बोन्स आपके यहाँ पे होगी आपकी टोटल 14। हायोइड नाम की आपके यहाँ पे बोन आएगी। हायोइड बोन जो आपकी होती है बेसिकली ये आपके थ्रोट पर एरिया में आपको मिलेगी यहाँ पे बोन, एंड दिस इज गोइंग टू सपोर्ट द टंग। आपके टंग को सपोर्ट आपके हायोइड बोन से मिलता है। सो यू हैव अ स्कल, यू हैव अ हायोइड बोन। हायोइड बोन इज नोन टू सपोर्ट द टंग ओवर देयर। ओके, देन यू हैव ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स बेटा आपके यहाँ पे वो होते हैं which will have like they are the bones in the ear। ये आपके वो बोन्स है जो आपको like ear में आपको मिल जाते हैं। So you have 3 bones in this। You have malus, incus and stapes। malus, incus and stapes। These are the 3 bones you have in your ears। तो ये भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ये बेसिकली स्कल के अंदर ही आते हैं। Then you have vertebral column। vertebral column will have 33 bones। vertebral column में आपको यहाँ पे 33 bones आपको यहाँ पे मिलेगी। We'll see them separately बाद में एक एक करके। Ribs and sternum, this is what you will find। ये सब आपका आएगा यहाँ पे एक्सेल स्केलेटन के अंदर। So let's start with the skull। अब स्कल की अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूं, the human skull consists of a cranium and facial bones। The function of a cranium is to protect the brain। cranium का काम आपका यहाँ पे सिंपल होता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। It is formed by 8 plate shaped bones। ये आपका बना होता है आपका 8 प्लेट शेप्ड बोन्स है। ये सारे जुड़े हुए होते हैं एक एरिया से एट द मीटिंग पॉइंट कॉल्ड एज माय सूचर्स, एंड द जॉइंट टुगेदर एट अ मीटिंग पॉइंट्स कॉल्ड एज अ सूचर। तो सूचर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहाँ पे आप अगर इन बोन्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देन यू कैन सी दिस demarcations over there are called as my sutures। ठीक है, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे सूचर्स। सो विल हैव दिस सूचर्स व्हिच आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल दिस बोन्स ओवर देयर। अब जब मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट माय क्रेनियल बोन्स, तो आपको याद रखना है यू विल हैव योर पैराइटल आपका यहाँ पे आ गया, फ्रंटल आपका आ गया, टेम्पोरल आ गया, ऑसिपिटल आ गया। ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? दिस इज समथिंग वी विल फाइंड ओवर देयर। उसके अलावा और 2 बोन आपके यहाँ पे आते हैं। कोई बताएगा मुझे इसके अलावा और कौन से 2 बोन आते हैं विच आर पार्ट ऑफ माय क्रेनियल बोन्स? एनीवन कैन टेल मी दैट? कोई है जो बताएगा इन सारे बोन्स के अलावा और कौन से मेरे 2 बोन है विच आर पार्ट ऑफ माय क्रेनियल बोन्स? नो वन, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पोटेंशियल ऑर्थोपेडिक सर्जन, सारे के सारे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। सबके सब बच्चों को ये पूछो ना क्या बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। इट्स लाइक व्हेन यू आस्क अ प्लेयर, छोटे बच्चे को पूछो क्या बनना है, बैट्समैन। ऐसा लगता है बेटा आप लोगों के साथ भी कभी। ऑलराइट, सो यू हैव अ स्पेनॉइड बोन एंड यू हैव अ इथमॉइड बोन। ये जो दोनों आपकी बोन होती है दे आर आल्सो पार्ट ऑफ माय क्रेनियल बोन्स। ये बात याद रखना, दीस आर 2 बोन्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ माय क्रेनियल बोन। सो क्रेनियल बोन्स में आपको याद रखना है पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पेनॉइड एंड इथमॉइड। ये होती है आपके यहाँ पे, ये दीस आर द बोन्स व्हिच माय क्रेनियल बोन्स यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो 6 हो रही है यहाँ पे, ये तो हमारी 8 नहीं हो रही, 6 हो रही है। ऐसे मत काउंट करना। टेम्पोरल आपकी 2 होती है। सो ऑन द 2 साइड चाहे टेम्पोरल आपके यहाँ पे 2 जाएंगे। सो इतना रखो कि टेम्पोरल जो आपकी होती है यहाँ पे, टेम्पोरल बोन जो आपके यहाँ पे वो आपके यहाँ पे होंगी 2, राइट? ठीक है, देन यू हैव अ ऑसिपिटल, वो तो आपके यहाँ पे एक ही रहेगा। ऑसिपिटल आपका यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे आपका 1, राइट? सिमिलरली यू विल हैव द पैराइटल वेल। बेटा बहुत बढ़िया, पहले तो असाइनमेंट सबमिट करो बेटा रेगुलरली, आप वहां से स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी। देन यू हैव अ पैराइटल वन व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी अ 1। ठीक है, अच्छा बाय द वे आप लोगों को मालूम है ये बोन्स के जो नाम है दे हैव आल्सो रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द ब्रेन का जो पार्ट आपका वहां पे होता है उसके रिलेशन में भी इनके यहाँ पे हम नाम लाइक यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो वी यूज दिस नेम्स ओवर देयर। क्या आपको ये बात मालूम है यहाँ पे? यस सर। राइट, ठीक है। फ्रंटल कैन बी 2 ओवर हियर, फ्रंटल आपके यहाँ पे 2 जाएंगे, एंड द रिमेनिंग यू हैव 1 and 1 ओवर हियर। तो फॉर एग्जांपल जो आपका टेम्पोरल आपका यहाँ पे होगा, द टेम्पोरल वन विल बी द वन जिसके नीचे आपको मिलता है आपका ऑडिटरी नर्व्स आपको वहां पे मिलती है, राइट? ओल्फैक्टरी एंड ऑडिटरी नर्व्स आपको वहां पे मिलती है, मतलब आपका सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग आपका टेम्पोरल लोब बोन्स के पीछे होता है। आपका जो ऑसिपिटल बोन आपका जो होता है ना पीछे वाला, दैट इज नोन फॉर योर प्रोटेक्टिंग द सेंस ऑफ विजन। वो सेंस ऑफ विजन के लिए आपका प्रोटेक्ट करता है। पता नहीं ये बात आपको मालूम या नहीं मालूम होगी, लेकिन बॉक्सिंग के अंदर आप पीछे नहीं मार सकते हैं।
आप आगे मार सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट हिट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट सम ऑफ द वाइटल पार्ट. दिस पार्ट ऑफ द स्कल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट सम वाइटल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. अगर यहाँ पे अगर कोई डैमेज होता है, देन इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म डैमेज यहाँ पे आपका हो सकता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट बीन अलाउड. राइट, ओके. चलो, सो दीज आर द बोन्स यू विल फाइंड ओवर हियर. बाकी हम फ्रंट एंड में आपको क्या क्या मिलता है, पेडल में क्या क्या मिलता है, विल सी दैट इन द चैप्टर ऑफ माय नर्वस सिस्टम. राइट, ये देखो अभिषेक. अभिषेक, आज डांट खाओगे या कल खानी है? ठीक है, ठीक है, चलो. फिर बोलोगे कि अरे बावले सर ने डांट दिया, पीसीएम लेना चाहिए था, ये सब नहीं सुना फिर मुझे. ठीक है, सो दीज आर द बोन्स यू हैव टू नो. दीज आर द बोन्स ऑफ माय क्रेनियम. राइट, टोटल मेरी यहाँ पे हो जाती है, मेरी यहाँ पे ये 8. एंड लेट्स कम बैक ओवर हियर. So along with the cranium, the remaining 14 bones of the facial bones वो आपको मिलेगी आपको यहाँ पे. Mandible एक लौती आपके यहाँ पे bone है lower jaw वाली, which is movable. So mandible is the only movable bone in the human skull. तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है याद. Right? Hyoid is a U-shaped bone located in the anterior neck. It is a intermediary between the skull and the postcranial skeleton. ये बिल्कुल आपके यहाँ पे बीच में आपके यहाँ पे आ रही होती है. एंड इसका मेन फंक्शन यही होता है कि आपका टंग की मूवमेंट को यहाँ पे हेल्प करती है. इट एक्चुअली विल टू सपोर्ट द टंग or its movement and swallowing of the food. It has no articulation with any other bone. So that is going to be your hyoid bone यहाँ पे. Right? चलो आगे देखते हैं. अब याद रखना, ये जो आपको बाकी सारी बोन्स आपको यहाँ पे दिख रही है ना, zygomatic bone, maxilla, lacrimal bone, nasal bone, they are all example of my facial bones. ये सारे में यहाँ पे facial bones है. कभी आपको लेबलिंग नहीं आएगा कि बताओ कि मेरा lacrimal bone कहाँ पे आया. Right? You don't have labeling like that. But these are all my facial bones. Now let's talk about my auditory ossicles. इसमें आपका आएगा malleus incus and stapes हमेशा की तरह. Here you will find malleus incus and stapes you will find in this. Okay. इन तीनों में से सबसे smallest bone कौन सा होगा malleus incus stape में से? सर स्टेप्स होगा सर. स्टेप्स होगा. बहुत बढ़िया. स्टेप्स will be the smallest one. Right. फंक्शन क्या होता है इनका यहाँ पे? टू ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम द एयर टू द कॉक्लिया. सो ये मिडिल ईयर का पार्ट है एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम द एयर टू द कॉक्लिया की तरफ ये ट्रांसफर करेंगे. देन यू हैव द रिब्स. देन यू हैव द रिब्स ओवर हियर. रिब्स को हम यहाँ पे नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे समझते हैं. रिब्स को हम यहाँ नहीं समझेंगे. लेट्स जंप ओवर हियर. यहाँ पे हम देखते हैं. सो रिब्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना, तो पहली 7 जो आपकी रिब्स होती है, फर्स्ट 7 पेयर आर कॉल्ड एज माय ट्रू रिब्स. टोटल आपके पास होती है आपके 12 पेयर्स ऑफ रिब. द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज माय ट्रू रिब्स. First 7 pairs of ribs you will find over here is called as my true ribs. Right? True ribs हम इन्हें यहाँ पे क्यों बोलते हैं? Because they are attached to the sternum. ये जो मेरी ribs आपके होती है, they are attached to my sternum. क्योंकि मेरी पहली 7 ribs attach होती है मेरे sternum के साथ, so that is why I call them as the true ribs. ठीक है? Then you have a 8th, 9th and 10th. 8th, 9th and 10th pair of ribs do not attach with the sternum. ये 7th pair के साथ जाके attach होते हैं. And that is why we call them as a false ribs. So याद रखना, ये 8th, 9th और 10th pair जो मेरा यहाँ पे होता है रिब का, ये मेरा अपने आप को अटैच करेगा 7th pair के साथ. It articulate directly with the sternum. It do not articulate directly with the sternum, but joins with the 7th rib with the help of the hyaline cartilage. And that is why it is called as my false rib. It is called as your false rib. तो ये हो गया मेरा यहाँ पे second type. So you have a true ribs, you have a false rib. Okay. वैसे मुझे ये बताओ आप लोग, ये जो आपके रिब्स होते हैं, ये रिब्स कौन से बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे? टेल मी दिस थिंग. रेज योर हैंड एंड आंसर दिस. व्हिच आर द ऑर्गन्स व्हिच आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स? यहाँ पे लिखते हैं. अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया यहाँ पे. बताइए अनुराधा, कौन से ऑर्गन्स को हम रिब्स बचाएंगे? lungs, और कुछ? heart, ठीक है. एनीथिंग एल्स? ठीक है, बच गई ये 2 चीजें. ऑलराइट. और बताइए अंशिका शर्मा. मुझे तो ही पता थे. यही 2 बताने थे आपको. बताइए अभिषेक. सर थायराइड और पैराथायराइड. क्या? थायराइड और पैराथायराइड तो बेटा नेक के अंदर आएगा ना अभिषेक. दैट विल द नेक पहले, उसमें उसको रिब केज का क्या रिलेटेड? रिब केज तो आपका थोरैसिक रीजन में आपका आता है. इट इज इन द चेस्ट रीजन. दैट वोंट बी आंसर ओवर देयर.
अभिषेक थोड़ा गलत हो गए आप. You have been slightly wrong on this. हाँ बताओ. थायमस. नहीं बेटा नहीं. बताओ हिम्मत सिंह, आप बताओ. लीवर. राइट, लीवर को करेगा, लेकिन लीवर को करेगा ये पार्शियली सिर्फ कवर. लीवर को करेगा ये पार्शियली कवर. ठीक है, एक और ऑर्गन रह गया. थाइमस. नहीं, किडनी. These are some of the major organs you have to know: lungs, heart, liver partially, and then you have a kidney. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी कि लंग्स, हार्ट और किडनी को तो ये पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है, पूरे तरीके से उसे वहां पे बचा लेता है. लीवर आधा होता है अंदर, रिबकेज के अंदर होता है, और आधा वो थोड़ा बाहर होता है. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा. अगर आप लोगों ने बॉक्सिंग कभी देखा होगा टीवी के ऊपर, या वैसे भी अगर कभी कभी तो देखा ही होगा लोगों को बॉक्सिंग करते हुए टीवी के ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा वो सर पे तो मार ही रहे होते हैं, बट सर पे मारने के अलावा दे ऑल्सो हैव अ बॉडी शॉट्स. वो बॉडी पे भी मार रहे होते हैं बॉक्सर लोग. ये नोटिस किया होगा आपने कभी. और वो जब बॉडी पे मार रहे होते हैं, दे आर नॉट हिटिंग द सेंटर. वो ऐसे पंच पेट पे नहीं मार रहे होते हैं, वो साइड में से मार रहे होते हैं. दे आर हिटिंग द पंच फ्रॉम द साइडवेज इनटू द बॉडी. ये बात कभी नोटिस किया आपने बॉक्सिंग देखते समय? यस सर. यस सर. That is what they do. They hit the person from the sideways to the towards the ribs, right? Ribs के वहां पे एक साइड पे वो मार रहे होते हैं. अब बेसिकली बॉक्सिंग में आप कोशिश करते हो कि आपका शॉट लग जाए, आपका हाथ लग जाए सही तरीके से आपके लिवर के ऊपर. बात ऐसी कि अगर आपका हाथ लिवर पे लग गया सही से, इफ योर पंच हिट्स द लिवर प्रिसाइसली, तो आदमी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तुरंत. द पर्सन विल बिकम हॉरिजॉन्टल तुरंत, सीधे वो लेट जाएगा. ही वोंट बी एबल टू स्टैंड ओवर देयर. सो वो ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज लिवर इज पार्शियली आउटसाइड. आपका पार्शियली आपका बाहर होता है. तो अगर आपका सही से शॉट लग गया वहां पे, देन यू विल फाइंड द पर्सन विल सडनली बिकम हॉरिजॉन्टल. वो खड़ा नहीं रहता, वो बैठ जाता है तुरंत. वो बैठ जाएगा, लेट जाएगा. एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. सो इसलिए लिवर शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉक्सिंग के लिए. लास्ट टाइम की तरह भी हम एकदम से वीडियो दिखा सकते हैं आपको. वी कैन जस्ट जंप ऑन टू द वीडियो, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन का दिखाया था, ऑफ अ बॉक्सर फॉलिंग डाउन आफ्टर गेटिंग अ हिट ऑन द लिवर. ओके, सो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. दिस वन थिंग यू हैव टू नो. नाउ द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज माय फ्लोटिंग रिब्स. अब याद रखना, जो आखिरी दो पैर आपके होते हैं ना, अब एक बात प्लीज याद रखना, पीछे वाली साइड जो आपके यहाँ पे वो आपके होती है यहाँ पे डॉर्सल साइड, और आगे वाली साइड जो आपके यहाँ पे होती है दैट इज गोइंग टू बी माय वेंट्रल साइड. ठीक है, सो फ्रंटल साइड इज माय वेंट्रल साइड, पीछे वाली साइड इज माय डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड पे आपके रिब्स होते हैं अटैच आपके वर्टिबल कॉलम से. डॉर्सल साइड पे आपके जो रिब्स यहाँ पे अटैच होते हैं, दे आर अटैच टू द वर्टिबल कॉलम. और वेंट्रल साइड पे दे आर, पहले 7 पैर तो आपके होते हैं अटैच स्टर्नम के साथ, बाकी 3 पैर आपके जो होते हैं 8, 9 और 10 दे आर अटैच टू द 7th रिब. और जो आखिरी 2 पैर आपके होते हैं ना 11th एंड 12th पैर, ये आपके किसी से भी अटैच नहीं होते वेंट्रली. दे आर नॉट अटैच टू एनीथिंग वेंट्रली, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ फ्लोटिंग रिब्स. इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब्स. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन देम. Thoracic vertebra, ribs, sternum together form the rib cage. Thoracic vertebra, ribs and sternum will form the rib cage over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. These are the things you have to know about the rib cage. और ये भी याद रखना कि किसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, so you should know what are my true ribs, what are my false ribs and what are my floating ribs. ये आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए. बल्कि कई बार रिस्क भी होता है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है ना कार वार का, तो ऐसे कई बार केस होता है कि आपके फ्लोटिंग रिब्स आपके पियर्स कर जाते हैं किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर. दैट कैन आल्सो हैपन. सो दैट आल्सो हैपेंस व्हेन यू हैव अ वेरी बैड कार क्रैश. कई बार ऐसा होता है कि आपके रिब्स ब्रेक होते हैं, और रिब्स ब्रेक होने के बाद वो पियर्स कर जाते हैं कोई वाइटल ऑर्गन की तरफ. ये होने के चांसेस आपके रहते हैं. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सेकंड थिंग यू कैन नो हियर इज कि जब भी कोई कार्डियक सर्जरी कराई जाती है ना, तो आप ये स्टर्नम को बीच में से ओपन करते हो. इस स्टर्नम जो है ना, आप ऐसे तो करोगे नहीं कि बीच में गैप है उसमें से आप कार्डियक सर्जरी करोगे, ऐसा तो करा नहीं जाता. You cut the sternum from between, right? And then you do the cardiac surgery. और you people are like, नहीं सर हम तो कर लेंगे. हम तो इतना तो दिख ही रहा है. You people are like, so these are the things you have to know. चलो, so that is something you have to know in terms of the ribs. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार. Sternum हम यहाँ पे देख चुके हैं. Sternum is a breastbone, is a long bone placed at a central part of the chest. The sternum and the ribs make up the rib cage. The sternum attached to the first 7 ribs
एंड ऑल्सो टू अ क्लेविकल एंड द कॉलरबोन। ये आपका क्लेविकल कॉलरबोन से भी आपके यहाँ पे स्टर्नम आपका अटैच रहता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम कहते हैं एज अ बैकबोन। A vertebral column is a set of approximately 33 bones called as my vertebrae, which are separated by an intervertebral disc. तो अगर आप देखते हो, if you just happen to observe your vertebrae, राइट, तो दो वर्टिब्रे के बीच में आपको जनरली आपको यहाँ पे एक डिस्क मिलेगी, उस डिस्क को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वी कॉल देम एज अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हम यहाँ पे कहते हैं। अब ये जो डिस्क आपको यहाँ पे मिलती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दिस इज बेसिकली मेड ऑफ माय कार्टिलेज। ये मेरी बनी होती है यहाँ पे आपके कार्टिलेज से, और इसकी वजह से आपको मिलती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको मिलती है ना, जिसकी वजह से आप बेंड कर पाते हो, स्ट्रेच कर पाते हो। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर ये ना हो ना, तो आप सोचो कि आपका बैकबोन बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, यू कैन नॉट डू ऑल अदर फंक्शंस ओवर देयर। सो दिस इज द डिस्क, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। ये भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन डिस्क को अगर कुछ हो जाए ना, तो बहुत सीवियर इंपैक्ट हो सकता है। यू कैन हैव अ वेरी सिवियर इंपैक्ट ऑन द बॉडी। एंड ये बात आपने शायद कभी पता होगा या नहीं पता होगा कि अगर किसी के बैक में, अगर कोई लोअर बैक में इंजरी आती है ना, तो कई बार आपके मसल्स आपके काम करना बंद कर देते हैं, सर्टेन बॉडी पार्ट स्टॉप्स वर्किंग। अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम से पास हो रहा था आपका यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होता है फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। सो स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली passing from the vertebral column. From vertebral column से ये पास हो रहा होता है। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मेरा पास हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम से, सो बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई वर्टिब्रल कॉलम को कोई डैमेज होता है ना, तो आप नोटिस करना कि कुछ बॉडी पार्ट्स आपके काम करना बंद कर देते हैं। द पर्सन एट टाइम्स बिकम्स लाइक ही गेट्स इन द स्टेट ऑफ पैरालिसिस एट टाइम्स, अगर यहाँ पे भी डैमेज होता है तो। ओके, the vertebral column is divided into like 3-5 categories. You have a cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. Cervical आपके पास यहाँ पे होंगे 7 vertebrae you will find in the cervical part के अंदर. Thoracic will be my 12. Lumbar आपके यहाँ पे आ जाते हैं 5. Sacrum is going to be your 5 bones आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 5 bones. And coccyx is going to be having the 4 bones. काफी बुक्स क्या करती है ना, कॉक्सी और सैक्रम को एक एक ही काउंट करती है, बिकॉज दिस बोन्स आर स्मॉल एंड दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, तो उनको एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट किया जाता है। अगर हम सैक्रम और कॉक्सी को एक सिंगल यूनिट की तरह अगर हम काउंट करें, देन द नंबर ऑफ वर्टिब्रा यू हैव, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम यू विल हैव इज गोइंग टू बी 26। लेकिन अगर हम उन्हें ब्रेक डाउन करें कि वहां पे भी 5 बोन्स है, कॉक्सी में भी 4 बोन्स है, देन द नंबर बिकम्स माय 33। देन आपका नंबर आपके यहाँ पे 33 आपके यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा आपकी नेक के अंदर आपको मिलती है यहाँ पे। The first vertebra जिसे हम कहते हैं C1 is called as my atlas, और जो दूसरी vertebra आपकी होती है उसे हम कहते हैं C2, that is going to be axis। तो चलिए हम इसे यहाँ पे देखते हैं। So these are the few things we'll see over here. Cervical vertebra are formed of 7 vertebra. They are arranged along the length of the neck. आपके neck के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, right? They are named according to position of from the skull to the chest. So they are named as a C1, C2। आपने कभी नोटिस किया होगा डॉक्टर्स लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि इनका एक डैमेज है C2 और C3 के बीच में, C4 C5 के बीच में एक ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। That's how they discuss, right? So the C1 C3 is something which they're talking about the cervical vertebra. So the superior C1 or first cervical vertebra to 7 cervical vertebra constitute the cervical vertebra। C1 से लेके C2 तक आपके आ जाते हैं। C1 vertebra को हम बोलेंगे यहाँ पे the atlas, क्योंकि ये आपके स्कल को पकड़ के रखा हुआ है इसने, because it is holding on to a skull। क्योंकि इसने स्कल को आपका होल्ड करके रखा हुआ है, that's why we call him as the atlas। एंड देन C2 को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सेस। ये बेसिकली आपकी जो मोशंस होते हैं ना आपके गर्दन को लेके, वो करने में आपकी मदद करता है। तो C2 इज नेम्ड एज एक्सेस सिंस इट सर्व्स एज अ एक्सेस फॉर स्कल एंड एटलस टू रोटेट व्हाइल टर्निंग हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आपके हेड को मूवमेंट करने के लिए ये आपकी यहाँ पे मदद करेगा। इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट स्मूथ मूवमेंट आपके यहाँ पे हो पाए। तो C1 याद रखना, पहला वर्टेब्रा है मेरा यहाँ पे एटलस, दूसरा मेरा यहाँ पे है एक्सेस। दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द सर्वाइकल वर्टेब्रा। Then you have the thoracic one। thoracic one में पहले तो आपको याद रखना कि यहाँ पे नंबर कितना आता है, बिकॉज कई बार नंबर के ऊपर बेसिस सवाल आ जाते हैं। There are 12 in number, right? ये आपके मिड बैक वाले एरिया में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। The main function is to hold the rib cage and protect the heart and the lungs। rib cage को ये पकड़ के रखता है, क्योंकि आप जानते हो rib cage डोर्सल साइड पे अटैच है आपका thoracic vertebra से।
Okay, the 12 thoracic vertebra are named as T1 से लेके T12 तक. Thoracic vertebra are unique one another than the remaining vertebra as it supports the ribs. ये थोड़े आपके unique होते हैं compared to your other vertebra because ये आपके ribs को भी यहाँ पे आपका support कर रहा है. Then you have the next one, that's my lumbar vertebra. Number याद रखना आपको यहाँ पे mainly is not a fine number. Lower back, ये आपको मिलता है आपके lower back के अंदर. ये आपको मिलता है आपको यहाँ पे lower back के अंदर. These are the largest in the vertebra column and comprised of the 5 vertebra bones between the rib cage and the pelvis. The lumbar vertebra are named from L1 से लेके L5 तक. ये जो lower back के जो vertebra आपके यहाँ पे होते हैं ना, they are also known to bear the weight. ये मतलब काफी ज्यादा like आपका load लेते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कुछ उठा रहे हो, अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपका लोअर बैक पे ही प्रेशर आता है. तो इसलिए एक सर्टेन एज के बाद आपको बहुत ध्यान से संभाल के आपको हैवी चीजें उठानी होती है. अभी तो लाइक वी ऑल आर इन द एज वेयर यू कैन लिफ्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट अगेन जनरली जब आप जिम जाते हो ना एंड व्हेन यू डू द डेड लिफ्टिंग यहाँ पे आप जब करते हो तो आपको लोअर बैक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ये बात शायद आपने कभी नोटिस की होगी that you have to be very careful with your lower back because अगर आपने कोई चीज गलत तरीके से उठा ली it can actually hamper your lower back. Okay, so देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है the lumbar vertebra functions as a load bearing structure. कभी आप नोटिस करना, कभी भी आप कोई चीज अगर हैवी उठाते हो ना, if you are not lifting it in the right way, right, हाँ, so उसके लिए like so in that case it can actually have an impact on your lower back. Posture and safety belt, हाँ safety belt होता है, but safety belt होने के बावजूद you should have a right like technique to do that. तो सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद भी अगर आपका कर्व आ रहा है ना पूरा लिफ्ट करते समय कोई भी वेट, it will still have an impact on your lower vertebra. So it is something which has to be done with a very carefully. One should do that. Okay. Then you have a sacral vertebra. The sacral vertebra consists of 5 vertebra bones which fuse together to form sacrum. ये हम देख चुके हैं. And coccyx vertebra जो आपके यहाँ होता है, coccyx vertebra are formed by a fusion of 3 to 5. यहाँ पे 4 याद रखना, इसको भूल जाओ. 4 rudimentary bones to form a small triangular bone at the bottom of the vertebral column. The coccyx vertebra is also referred to as a tailbone. क्योंकि कहा जाता है that it is something which could have led to a formation of a tail in other ancestors but not in us. So ये हो गया आपके यहाँ पे coccyx vertebra. So ये सारे आपके vertebras हैं and these are all vertebras which are the one should be remembered by all of you. अब आगे बढ़ने के पहले एक काम करते हैं, let's solve some questions. पहले यहाँ पे कुछ आप question solve करके बताओ मुझे, then हम फिर आगे बढ़ते हैं. So let me show you few questions over here and पहले आप बताओ इन सब के यहाँ पे आप आंसर. Let's start with this. Question number 60 का आंसर बताओ हैंड रेज करके. A neurotransmitter dash generates an action potential in the sarcolemma. कौन सा होता है वो आपका? चलिए हैंड रेज करिए यहाँ पे इसके लिए. A neurotransmitter dash generates an action potential in the sarcolemma. बताइए कोमल शर्मा क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. ऑलराइट, चेतना क्या लग रहा है? डी. मुस्कान? ऑप्शन डी. राइट, सो यू विल हैव ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. एसिटाइलकोलाइन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. ओके, बताइए अभिषेक. Sir, all of these. प्रिंस? Sir, 4th. दीप्ति? सर ऑप्शन. अगर आप मुझे ऑप्शन 4 यहाँ पे करो देन आपका आंसर यहाँ पे सही है. तीनों की तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाती है. मसल फटीग इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन द ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ जी, मसल फटीग आपका तभी होता है जब ये आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है. The reaction time of muscle fiber can vary in different muscles. That is also going to be true. बिल्कुल, कुछ मसल्स आपके काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं या स्लोली रिएक्ट करते हैं, कुछ फास्ट रिएक्ट करते हैं. और ये भी आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. Motor neuron along with the muscle fiber connected to its constituent motor unit. That's true. So these are all going to be true statement. Question number 57. क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? Take your time. सही से बताना. Relaxation of muscle is due to what? मसल जो आप यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, they are happening because of what? अगर आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, नाउ दे आर गेटिंग बैक इनटू द रिलैक्स कंडीशन, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? बोलिए प्रिंस.
Sir, both hands. अभिषेक, Sir, presence of ATP. राइट। डिम्पल, अभिषेक डिम्पल का क्या आंसर है? Sir, both hands. C. एंड मुस्कान कुमारी, सर डी। आप इस बात को समझो, यहाँ पे पूछा गया रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कह रहा बात होती तो आप कहते कि हाँ भाई एटीपी चाहिए होता आपको करने के लिए। जब यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आपके मसल्स यहाँ पे रिलैक्स करें, तो आप ये बात को समझो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यू विल फाइंड दैट कैल्शियम आयंस विल बी ब्रॉट बैक इनटू द एससीआर। आप अपने कैल्शियम आयंस को वापस से खींच के लेके आओगे अपने एससीआर के अंदर। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। ये तो एक चीज आपके यहाँ पे होगी, दैट्स ट्रू, ये एक चीज आप यहाँ पे करेंगे। उसके साथ आपका जो ट्रोपोनिन था ना, जिसका पोजीशन चेंज किया था हमने पहले ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट हो, it will go back to a normal condition. So conformational change in the troponin and masking of actin filament. So आपका जो conformational change आपका होगा troponin का, उससे क्या होगा, आपके जो actin filament होगा आपका उसकी यहाँ पे masking हो जाएगी। So ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे होती है। Both the things will happen in this. That's also which will be happening over here. And because of that, you will have option D becomes my correct answer in this. Then, which of the following muscle gets into fatigue very early? इनमें से कौन सा मसल आपका बहुत जल्दी आपका फटीग कर जाता है? बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी कितने सारे बच्चे हैं हमारे पास क्लास में। Other people can also try to answer this. आसान है, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। Which of the following muscle will get into fatigue very early? बताइए हिम्मत सिंह, बोलिए। Sir, A. अंशिका शर्मा, सर ए ऑप्शन। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। यहाँ पे स्केलेटल मसल आपके बहुत जल्दी फटीग करते हैं। ये आपके मसल होते हैं जो हमने पहले बोला था कि देखो स्मूथ मसल आपका फटीग नहीं होता। कार्डिक मसल तो आपका बचपन से लेके एंड तक आपका काम कर रहा होता है, वो फटीग नहीं होता। स्केलेटल मसल अगर आपने ज्यादा यूज कर लिया, दे विल अंडरगो फटीग। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर गेटिंग देम फटीग इज गोइंग टू बी द एक्यूमुलेशन ऑफ योर लैक्टिक एसिड। क्योंकि अगर आपका लैक्टिक एसिड अगर आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, देन यू विल फाइंड दे विल गेट फटीग, राइट? ओके, देखो ध्यान से एंड देन गिव योर करेक्ट आंसर। फाइंडिंग ऑफ व्हाट टू व्हाट, बताओ ब्लैंक्स आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे? आसान है, इतना मुश्किल है नहीं वैसे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद डैश इन द स्केलेटल मसल and leads to exposure of binding site for dash on the filament dash. आप पहले तो ये देखो कि आपका जो बाइंडिंग हो रहा है कैल्शियम आयंस का, वो किसके ऊपर जाके चिपकेगा, वो किसके ऊपर जाके वो अटैच करेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जब आपका कैल्शियम आयन आता था आपका सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में से, वो किसके ऊपर जाके अटैच करता था। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक ऑफ। बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ए। ओके, चेतना क्या लग रहा है आपको? ए ऑप्शन। राइट, ये आपके यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा, बिकॉज आप जानते हो कैल्शियम आयन जो आपके यहाँ पे आ रहा था, इट विल गो एंड अटैच इटसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल विद द ट्रोपोनिन, राइट, इन द स्केलेटल मसल एंड लीड्स टू अ एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द फिलामेंट एक्टिन। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बाकी कहीं पे आप कंफ्यूज हो नहीं सकते, बिकॉज ट्रोपोनिन पहले ब्लैंक में आएगा जो ए और बी में आ रहा है, और बाकी में तो इसमें तो रिलैक्सिन नाम का कुछ डाला हुआ है जो कहीं से भी सेंस नहीं करता। सो इट हैज टू बी योर ऑप्शन ए यहाँ पे। Okay, now let's come back to our thing. ये हमने यहाँ पे देख लिया, now let's come back. ठीक है, now let's see what is the role of my vertebral column यहाँ पे। vertebral column आपका प्रोटेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, known to protect your spinal cord, provide stiffening of the body, आपकी बॉडी को स्टिफनेस ये प्रोवाइड करता है, provide structural support by balancing and body weight, ये तो ये करता ही है, and provide attachment to the pectoral and pelvic girdle and other muscle। तो कई सारे pelvic, like it will attach itself to the pectoral, pelvic girdle और कई सारे दूसरे मसल्स के साथ भी अपने आप यहाँ पे अटैच करेगा। So these are the functions of my। Now ear ossicle के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये वो Malus incus stapes, stapes आपके यहाँ पे रहेंगे as the smallest bone। So stapes always going to be your smallest bone in the body। Now let's talk about my appendicular skeleton, जहाँ पे मैं अपने आर्म्स और लेग्स की यहाँ पे मैं बात करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यू हैव टोटल ऑफ अराउंड लाइक 186 बोन्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट? एंड वी विल हैव द पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो द एपेंडिकुलर स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू लाइक 6 रीजन्स। यू हैव अ शोल्डर गर्डल,
शोल्डर गर्डल को हम इवन बोलते हैं आप एज अ पेक्टोरियल गर्डल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई पेक्टोरियल गर्डल. आर्म्स, फोर आर्म्स, राइट. हैंड्स आएंगे आपके यहाँ पे. पेल्विक वाला एरिया आपका यहाँ आएगा. पेल्विक बोन्स विल हैव लाइक 3+3, एक साइड पे 3, दूसरे साइड पे 3, टोटल 6 बोन्स आपको मिलेगी यहाँ पे. थाई, लेग्स, फीट एंड एंकल. सो दीस आर द फ्यू थिंग्स विल कम अंडर द एपेंडिकुलर स्केलेटन. शोल्डर गर्डल जिसको हम इवन कहते हैं एज अ पेक्टोरल गर्डल इज अ सेट ऑफ 4 बोन्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ आर्म ऑन द ईच साइड. तो हम यहाँ पे थोड़ा इनके लेबलिंग्स को हम यहाँ पे समझते हैं बिकॉज दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स व्हिच यू हैव टू नो. पहली बात याद रखना दैट जब भी आप बात करते हो पेक्टोरल गर्डल के बारे में, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय कॉलर बोन. आपकी एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन, जिसे आप टच करके अभी भी चेक कर सकते हो कि है या नहीं है. So you have a collarbone in front of you, and this bone is also called as my clavicle. So clavicle is nothing but your collarbone. ठीक है. फिर आपके कॉलर बोन के बिल्कुल पीछे आपका एक बोन होता है जिसको हम कहते हैं एज अ शोल्डर ब्लेड. इसका एक और नाम आपका यहाँ पता है स्कैपुला. सो आपका बायोलॉजिकल नाम इसका स्कैपुला है. इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ शोल्डर ब्लेड क्योंकि वो शोल्डर के पीछे आपको मिलती है. यू ऑल्सो कॉल देम एज अ शोल्डर ब्लेड, राइट. अब आपको याद रखना है कि मेरा जो क्लेविकल है ना वो मेरा अटैच कर रहा है मेरे स्कैपुला के साथ, और एक वहां पे आपको वहां पे रिज मिलेगा, एक स्मॉल रिज होगा वहां पे या स्मॉल स्ट्रक्चर होगा जहां से मेरा स्कैपुला मेरे क्लेविकल के साथ अटैच कर रहा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एक्रोमियन. सो एक्रोमियन आपका वो छोटा सा रिज है जहां पे आपका क्लेविकल अटैच करता है आपका यहाँ पे स्कैपुला के साथ. सो दैट एरिया, दैट रीजन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एक्रोमियन. ओके. अब होता क्या है दैट योर स्कैपुला, क्लेविकल ये सब मिलके आपका एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते, एक होल बनाते, एक सॉकेट बनाते हैं, एंड दैट सॉकेट हियर इज कॉल्ड एज माय ग्लेनोइड कैविटी, जो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, बट दिस इज अ सॉकेट, दिस इज अ सॉकेट, एंड दिस सॉकेट हियर इज कॉल्ड एज माय ग्लेनोइड कैविटी. इस सॉकेट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लेनोइड कैविटी. अब ये जो ग्लेनोइड कैविटी का जो आपका पास यहाँ पे एक सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर आई विल बी इंसर्टिंग माय ह्यूमरस. यहाँ पे आपका ह्यूमरस अटैच होता है. सो आपका जो आर्म बोन होता है ना वो आपका अटैच कहाँ पे हो रहा है? आपका ग्लेनोइड कैविटी के अंदर. दिस इज गेटिंग इटसेल्फ अटैच्ड इन द ग्लेनोइड कैविटी. सो ग्लेनोइड कैविटी के अंदर आपका ह्यूमरस यहाँ पे अटैच होगा. और पता है आपने ये बात कभी नोटिस की होगी या मतलब देखा होगा या कभी आपने सुना होगा कि कई बार लोगों के हाथ डिसलोकेट हो जाते हैं. बच्चों के भी होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं ना कई बार गार्डन में, लाइक लड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं. सो एट टाइम इट डज हैपन कि उनका हाथ वहां पे डिसलोकेट उनका हो जाता है. सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन कि कई बार लोगों का अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है गलत तरीके से तब भी उनका हाथ वहां पे उनका डिसलोकेट हो सकता है. सो दैट इज वन थिंग यू फाइंड हैपनिंग. तो अगर आपने कभी देखा हो किसी का हाथ डिसलोकेट होते हुए या अगर आपने कभी सुना हो, देन उसको आप वापस रीअरेंज कर सकते हो. मतलब आप नहीं कर सकते, द हैज टू बी डन बाय अ डॉक्टर, बट ये होता है. इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट अनकॉमन. ये खेलते खेलते वो हाथ निकल गया, यहाँ से छूट गया, देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड देन ही विल रीअटैच द हैंड ओवर देयर, राइट. यस इट विल बी पेनफुल बट वो हो जाता है. ठीक है. तो ये सब याद रखना आपको. यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी के अंदर आपका यहाँ पे ह्यूमरस हम अटैच करते हैं. कॉलर बोन आपकी ये होती है क्लेविकल. स्कैपुला इज माय शोल्डर ब्लेड, एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ रिज जहां पे आपका एक्रोमियन जहां पे आपका क्लेविकल अटैच हो रहा है स्कैपुला के साथ, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्रोमियन. सो एक्रोमियन इज वन मोर टर्म यू हैव टू नो. ठीक है. Pectoral girdle is a part of appendicular skeleton which are for the upper limbs. In human beings, pectoral girdle consists of a scapula and a clavicle. Something we have seen that. So यहाँ पे अब इस आर्म को आप देखो यहाँ पे, and let's count the number of bones. So you have a humerus. Humerus हमारे पास कितने होंगे? 2. एक आर्म के अंदर कितने होंगे? एक आर्म के अंदर कितने होंगे? एक ही होगा सर. थैंक यू. रेडियल सेल ना आपके यहाँ पे कितने हो जाए? रेडियल सेल ना विल बी योर अगेन 1 that makes it total 2. So let's write it like a 2. One arm के अंदर you'll have a 2. One radius, one ulna. Okay. कार्पल्स कितने होते हैं मेरे यहाँ पे? ये बताओ. वेरी गुड. देखो तो अच्छे से याद है ये चीज, राइट. कार्पल्स आर गोइंग टू बी 18 नंबर. वेरी गुड. देन यू हैव द मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. टीम दिल्ली 5. एंड देन यू हैव द phalanges. phalanges कितने होंगे? 14. ये कोई एक्सप्लेन कर दे. 14 कैसे? मुझे तो मेरे 5 ही दिख रहे हैं. 14 कैसे हो गए बताओ, कोई एक्सप्लेन कर दो फटाफट हैंड रेज करके. हाउ दे आर गोइंग टू बी 14?
अरे हैंड रेस करना पड़ेगा पहले, बताने पहले। 14 जिन्होंने बताया ना, हाँ जी जितना बताइए कैसे 14 हुआ है। सर हर फिंगर में 3 बोन्स होती है ना, स्मॉल स्मॉल, और थंब में खाली 2 होती है इसलिए। राइट, ट्रू, बिल्कुल सही। आपकी 4 फिंगर्स जो आपके यहाँ पे होती है, अदर देन द थंब दे विल हैव 3 बोन्स ईच, सो दैट मेक्स इट 3 2s are 4, सॉरी 3 4s are 12, एंड आपका जो थंब यहाँ पे आपका होगा इट विल ओनली हैव योर 2 बोन्स, सो दैट मेक्स इट 14। सो यस, दैट इज व्हाट यू फाइंड इन अ सिंगल आर्म। तो इसका जब आप यहाँ पे टोटल निकालते हो तो आपके सिंगल आर्म के अंदर यू विल बी हैविंग 30 बोन्स। 30 बोन्स आपको मिलते हैं आपके सिंगल आर्म के अंदर। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो अगर इसके अंदर आपको 30 मिल रही है तो दूसरे आर्म में भी आपको यहाँ पे 30 मिलेगी, राइट। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन योर आर्म्स के बोन्स में। आपको ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पे रखने हैं याद, राइट। So you can just read those things later on. You have a humerus, you have a radius, you have a ulna, right? All those things you can have a look at them later. Don't waste your time on reading all those things. Inside में से देख लो, that's enough for you. So you'll have 6 bones. Total आपका पे 6 बोन आपका पे दिख जाती है। Okay? कार्पल से रखना, कार्पल से हमारा रिस्ट बोन। कार्पल आपके रिस्ट बोन्स होते हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। These bones are actually quite strong. आप बहुत रेयरली आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके कार्पल्स ब्रेक हुए हैं। Not very often you find that happening. आपका रेडियस ना ब्रेक होता है, ह्यूमरस ब्रेक होता है तुरंत, phalanges ब्रेक होते हैं, but carpals are like quite strong bones actually. They can get damaged, right? They can get damaged, but still comparatively they are quite strong. So 8 bones will be finding in the carpals. You can see the phalanges over here. You can see the carpals. You can see the metacarpals. You have the phalanges. पता है जब आप MBBS करोगे ना तो ये जो सिंगल बोन है इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, ये भी आप पढ़ोगे। So कितना मजा आएगा आपको ये सब पढ़ने में। Alright, so this is what you find happening in this. So you can see your carpals, metacarpals and phalanges you will find in this. जैसे कि बताया चेतना ने, phalanges के अंदर आपको याद रखना है that you will have, the thumb will have only 2 bones. The thumb will only have the 2 bones over there. Thumb के अंदर आपको 2 ही बोन आपको मिलते हैं यहाँ पे। बाकी जो 3 आपके यहाँ पे होते हैं ना, your phalanges, they will be having 3 bone each. And that is why you will have your 14 number आपके यहाँ पे टोटल आपका बन जाएगा यहाँ पे। And this is what you will be finding in the hand. तो ये सब है आपकी कहानी आपकी हैंड की। This is my pelvic girdle. ये है मेरा यहाँ पे pelvic girdle। और pelvic girdle में आपको एक 2 हाफ मिलेंगे। So this is the 1 half. The other one is the other half. 1 half will have the ilium, pubis and ischium. So ilium, pubis and ischium are seen in the 1 half और दूसरे हाफ में आपको सेम आपको बोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So this is my pelvic girdle. याद रखना pelvic girdle in the female is much more broader than the males. To help the childbirth के लिए वो आपका broader pelvic girdle आपके यहाँ पे मदद करता है। So childbirth के टाइम पे the broader pelvic girdle is going to help. So that is one thing you'll be finding in this. So pelvic girdle is located in the lower part of the trunk. It is a ring-like bony structure. The pelvic girdle consists of 2 bones, sacrum and coccyx. The pelvic girdle is formed by a paired hip bones, each made up of ilium, ischium and pubis. This is what you will be finding in the pelvic girdle के अंदर। आपको ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। ये 3 बोन्स के नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इनका काम यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। It transfer the weight of the body from axial skeleton to the appendicular skeleton component, especially during the movement. जैसे आप कोई मूवमेंट चालू करते हो, जैसे आप कोई वॉकिंग भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो पूरा आपका यहाँ पे जो प्रेशर आता है वो pelvic girdle पे आता है। So that is also very, that's why walking is also a very good exercise क्योंकि वो बॉडी प्रेशर आपके लेग बोन्स लेते हैं। Then provides attachment from the number of muscles. कई सारे muscles और ligaments ही attach होता है, right? Enabling the movement. The majority of the women have the gynecoid pelvis and the males have a android pelvis. That means a larger and a smaller pelvis. The difference in the structure creates a greater pelvic outlet, enabling the process of your childbirth. ये basically आपको help करता है in enabling the process of your childbirth. So this is what you find in the functioning of my pelvic girdle के अंदर। आपको ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। Right. So here now you have your thighs and legs. Now let me show you the picture over here. ये picture देखिए हम यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। When we discuss something like your femur, femur is my thigh bone, right? Femur is the thigh bone, is the largest and the heaviest bone in the body. Something you already know, right? Then you have a fibula tibula. तो जैसे आपका रेडियल ना था वैसे आपके यहाँ पे fibula tibula आपके यहाँ पे मिल जाएगा। तो tibia and fibula are the 2 long bones in the lower leg. They are 2 separate bones but are closely linked at the knee and the ankle. अब फीमर आपको यहाँ पे दिख रहा है, you can see the fibula and tibula आपको यहाँ पे दिख रहा है। There is one more bone जहाँ पे mention किया नहीं है but आपको याद रखना है। There is one bone over here and that bone in the knee region is called as my
पटेला। तो पटेला नाम की बोन भी आपको यहाँ पे याद रखते हैं। फीमर, पटेला, फिबुला एंड टिबिया, दीज आर द बोन्स यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस। देन यू हैव द टार्सल्स। कोई बताएगा टार्सल्स का नंबर यहाँ पे कितना होता है? 7. बहुत बढ़िया, tarsal 77 in number. And then you have the metatarsal, जो आपने मेंशन नहीं किया हो, बट याद रखना, you will have something like your metatarsals. metatarsals का नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5. 5 ही रहेगा, हाँ 5 रहेगा. And the phalanges will be my 14 again. So अगर आप यहाँ पे लेग बोन को अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो it is also going to have 30 bones collectively. यहाँ पे आपको 30 bones आपको मिल जाएगी, right? So these are the things you can right now, you can ignore all this reading, all this thing right now, but इतना रखना कि यहाँ पे आपकी bones आपके यहाँ पे कौन से आ रहे हो, कितनी यहाँ पे आपके बन रही है. There is one thing you have to understand, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, because we hardly have like 5-7 minutes we have. So first of all, let's solve some questions. Total number of bones in each limb of a man is going to be called as what? Total number of bones in each limb of a man is going to be how many? बताइए कोमल शर्मा. Sir, 30. And Anshika Sharma, I think you will agree with this. It is going to Yes, be your sir. option 30, right? The number of floating ribs in the human body is going to be called as what? Number of floating ribs in the human body is going to be called as what? बताइए अनुराधा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? नहीं मिला बेटा, आंसर आपका नहीं पहुंचा. जोर से बोलो बेटा, जोर से. कोई बात नहीं. अच्छा बी करो आप, ठीक है ठीक है. टेल मी देन, कौन बताएगा इसका आंसर? मुस्कान बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, B option B. अब ये बता दो मुझे मुस्कान, ओनली मुस्कान, कि ये क्यों इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स? फ्लोटिंग रिब्स बताइए मुस्कान को. हाँ बोलो 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 बोलो. सर इसमें लास्ट टू पेयर होते हैं ना, 11th and 12th ribs. हाँ आगे. Why we call them as floating ribs? ठीक है मुस्कान कुमारी, आप बताइए why we call them as floating ribs? सर लास्ट 2 पेयर्स ना ही स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, ना ही हाइलम से, वो फ्लोटिंग होता है. ना ही स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, ना ही हाइलिन, कार्टिलेज. हाइलिन तो वो कार्टिलेज है. So they basically, yes, you will find they are connected to the vertebral column on the dorsal side, but on the ventral side वो किसी से भी connected नहीं है, ना ही स्टर्नम ना ही किसी और रिब्स के साथ. So yes, that is why we are going to call them as a floating ribs. इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे as a floating ribs. ग्लेनाइट कैविटी में आपका क्या अटैच होता है? ग्लेनाइट कैविटी आर्टिकुलेट्स व्हाट? आपका जो सॉकेट था वहां पे आपका क्या हम यहाँ पे अटैच करते हैं? व्हाट इज द थिंग व्हिच इज गेटिंग अटैच्ड ओवर हियर इन द ग्लेनाइट कैविटी? बताइए अभिषेक. सर ह्यूमरस एंड स्कैपुला. कोमल शर्मा. Sir, B. राइट. ह्यूमरस एंड स्कैपुला विल बी अटैच्ड इन द ग्लेनाइट कैविटी. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो. करो. चलिए 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 चलिए, बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर? D option. प्रिंस. D होगा सर. हिम्मत सिंह. सर D. कोमल शर्मा. Sir, D. एंड अंशिका शर्मा. Sir, D. ने डी बोल दिया. चलो चेक कर लेते हैं आपका यहाँ पे. फ्लोटिंग रिब्स मेरा यहाँ पे मैच करेगा विद द डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम. ठीक है, आई कैन टेक दैट. बी के साथ 3 ग्राम, दैट मींस एक्रोमियन विल हैव, ओके, इट वाज देयर इन द क्लेविकल, ये भी हमने देखा था वहां पे. ठीक है, सी के साथ 1 आप कह रहे हो ना यहाँ पे. स्कैपुला इज लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब्स. ऑलराइट, मेक्स सेंस. एंड ग्लेनाइट कैविटी यहाँ पे आपको लगेगा आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस. बढ़िया. This is what you find happening in this, and this is going to be true. ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है.
दिस हैज टू बी योर करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। तो अभी हमने करना ये, दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो आज तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, बट जब हम लोग वापस मिलेंगे विल बी कैचिंग अप अगेन ऑन वेडनेसडे। सो वेडनेसडे को तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी हैव टू डू इन दिस, हमें एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लाइक वी हैव टू डू वन मोर थिंग इन दैट, वो करके देन विल मूव ऑन टू द जॉइंट्स करने हैं, एंड देन वी हैव टू डू योर डिसऑर्डर्स, एंड देन वी हैव टू सॉल्व अगेन बराज ऑफ क्वेश्चंस। सो उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मच मोर देन व्हाट वी डिड टुडे, एंड देन द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। सो यस, इन द नेक्स्ट क्लास आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ उसके बारे में कौन सा चैप्टर यहाँ पे पिकअप करना है, ठीक है। बाय द वे एक बात बताइए मुझे आप लोग, क्या आप लोग को मेजर टेस्ट जो होने वाला है 10 नवंबर को, उसका सिलेबस आपको मिल चुका है? यस सर। मिल गया ना आप सबको? ठीक है, राइट। आई थिंक दिल्ली वाले बच्चों को मिल गया ना, हिमाचल को मिल चुका है, तो दिल्ली को मिल गया? यस सर। यस सर। ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक, बायोलॉजी के अंदर आप थोड़ा ध्यान देना। 12th का तो आप संभाल लोगे, 12th का तो जो भी हमने पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट इज ऑल गुड फॉर यू, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन, गेट अ ग्रिप ऑन दैट। 11th में कुछ छोटे चैप्टर है जिनको आप खुद से रिवाइज करना चालू कर दो। सेल साइकिल हो गया, सेल लिमिट ऑफ लाइफ आपका हो गया, कॉकरोच वाला चैप्टर हो गया जिसमें कॉकरोच आता नहीं है। दीज आर द 3 चैप्टर यू कैन रिवाइज फ्रॉम योर साइड। और बाकी 3 चैप्टर जो है ना आपके, एनाटॉमी आपका हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, राइट, इनको ठीक है, लाइक दीज आर चैप्टर्स यू कैन लाइक बाद में करोगे, टाइम मिलेगा तब भी चलेगा, बट remaining chapters you should have a grip on. I want many of you getting a very score closer to 300. आ सकता है, क्योंकि चैप्टर जो आ रहे हैं ना 11th में से, वो भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर है नहीं, दे आर वेरी, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। 10 नवंबर को आपके यहाँ पे एग्जाम है, एंड यू शुड हैव अ टारगेट क्लियर इन योर हेड कि मुझे कितना स्कोर निकालना है पूरा। दिल्ली वाले बच्चे तुम्हारे साथ ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आएंगे, आई थिंक द टीम दिल्ली के बच्चे आएंगे ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए। शिखा, अगर पॉसिबल होगा तो आप भी आ जाना, बता के जस्ट लेट अस नो इफ यू आर कमिंग, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑफलाइन टेस्ट से आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है जब वो हमारे आप टेस्ट दे दो तो, बट जो ऑनलाइन टेस्ट भी हमारे साथ देंगे वहाँ पे, या मेक श्योर दैट वी हैव अ गोल क्लियर इन योर हेड। बायो में यू कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड स्कोर अपकमिंग एमटी के अंदर, so start planning, ठीक है। Alright, so that is something we have done. So चलिए then let's wrap this up. कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो, if you have any kind of question right now, so अपने सवाल आप यहाँ पे रख सकते हैं। Let me see if anyone has a question in the chat. कॉकरोच मेरा गया, ये क्या है कॉकरोच? ऋतिक रोशन कैसे याद है इनको यहाँ पे? लाइक सेकेंड, क्या है प्रिंस?